हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा आईपीसी पे दूसरा लेक्चर है। पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसका सब्जेक्ट था राइट टू सेल्फ डिफेंस, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये संपत्ति के विरुद्ध अधिकार पे दे रहा हूँ। ये आपको मिलेगा आईपीसी के अध्याय 17 में। अध्याय 17 में सेक्शन 378 से लगा के 402 तक के जो सेक्शंस हैं वो एक आदमी की संपत्ति के विरुद्ध होने वाले कई प्रकार के अपराध, उनकी परिभाषा और क्या करने पे क्या दंड मिलेगा, कितना पनिशमेंट होगा, इसके बारे में व्याख्या करते हैं। संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों में सब पहले आता है चोरी, फिर इसके बाद उद्यापन, फिर लूट और उसके बाद डकैती। चोरी मतलब थेफ्ट, एक्सटॉर्शन का, उद्यापन का मतलब एक्सटॉर्शन, और लूट मतलब रॉबरी, और डकैती कॉमनली सब जानते हैं। जहाँ तक चोरी के अपराध का प्रश्न है, आईपीसी में जो चोरी के अपराध की परिभाषा दी गई है इसमें 4 बातें बताई गई हैं। जब कोई व्यक्ति कोई चल संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से प्राप्त करता है, तब ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति चोरी करता है। इस प्रकार से चोरी के अपराध के लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना जरूरी है, या चोरी के अपराध के लिए 4 बातों को देखना जरूरी है। नंबर 1 तो संपत्ति चल संपत्ति होना चाहिए, मतलब मूवेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जाया जा सके। दूसरी होती है वो संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में हो, और तीसरा है उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बेईमानी पूर्वक प्राप्त करना, तब ये कहा जाएगा कि चोरी का अपराध हुआ है। अब ये यहाँ पर एक ही चल संपत्ति किसको मानेंगे, तो कानून में आईपीसी में डेफिनेशन दी गई है कि चल संपत्ति वो है जो जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी हुई नहीं है, वो चल संपत्ति है। और जो जमीन से परमानेंट या जो परमानेंट अटैच है वो संपत्ति अचल संपत्ति है। जैसे आपका मकान, झाड़, पेड़, ये इत्यादि चल संपत्ति, अचल संपत्ति है। आपकी गाड़ी, आपका रुपया, पैसा, आपकी बिल इत्यादि जो भी है, आपके बर्तन, जेवर, ये सब चल संपत्ति है, ये आपकी चल संपत्ति मानी गई है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे चोरी के अपराध के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बेईमानी पूर्वक एक व्यक्ति जब दूसरे के आधिपत्य से उसकी बिना सहमति के प्राप्त करता है। तब सवाल ये उठता है कि बेईमानी से का क्या मतलब है, किस चीज़ को बेईमानी माना जाए, किस तरीके से बेईमानी का अपराध और बेईमानी के फैक्टर को अपन प्रूव कर सकते हैं या बेईमानी के फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेईमानी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई सदोष लाभ प्राप्त करता है। सदोष लाभ प्राप्त करने का मतलब ये है कि रॉन्गफुल गेन, ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त करना जिसको कि आप कानूनी रूप से प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं है या विधि द्वारा आबद्धित नहीं है, और वो प्राप्त करते हैं, तब ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति सदोष लाभ प्राप्त करता है। कहीं कहीं सदोष लाभ को अभिलाभ भी लिखा हुआ है हिंदी की पुस्तकों में। इसी प्रकार से सदोष हानि का मतलब यह है किसी संपत्ति की ऐसे हानि करना जो उस संपत्ति धारक को कानूनी रूप से नहीं होना चाहिए। चोरी के अपराध में ये होता है कि एक आदमी दूसरे के आधिपत्य से उसकी जानकारी के बिना उस संपत्ति को अपने स्वयं के लाभ के लिए, सदोष लाभ के लिए प्राप्त करता है। नेचुरली सामने वाले को दोषपूर्ण रीति से हानि हुई है, उसको सदोष हानि हुई है, और जो चोरी करता है उसको सदोष लाभ प्राप्त हुआ है। और सदोष हानि और सदोष लाभ होने जब ये समव्यवहार होता है, जब किया जाता है, इसी को नाम दिया है बेईमानी का। जब एक व्यक्ति को सदोष लाभ होगा, दूसरों को सदोष हानि होगी, तब ये कहा जाएगा कि ये कार्य बेईमानी पूर्वक किया गया है। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब सवाल ये उठता है क्या जीव जंतु की भी चोरी हो सकती है? जीव जंतु भी चलती फिरती संपत्ति आदमी की, तो यहाँ हो सकती है। जैसे एक आपने गाय पाल रखी है या आपने कोई कुत्ता पाल रखा है, कोई व्यक्ति उसको चुराना चाहता है, वो उसको चारा या रोटी दिखाते हुए धीरे धीरे उसको आपसे दूर ले जाकर अपने कब्जे में कर लेता है, तो ये कहा जाएगा चोरी की संपत्ति या चोरी हुई है। इसी तरीके से आपका कोई बच्चा है, घर के बाहर खड़ा है, उसको बिस्किट या टॉफ़ी का कोई लालच दे के धीरे से दुकान तक ले जाता है और अपने साथ ले जाता है, वो चोरी कहलाएगी, बच्चे की चोरी है। अब सवाल ये उठता है, चोरी के अपराध में अक्सर ये बातें पूछी जाती हैं, एग्जाम में भी आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है सवाल कि क्या कोई चल संपत्ति की चोरी, अचल संपत्ति की चोरी, क्या कोई अचल संपत्ति की चोरी हो सकती है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है? इस बारे में अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक जो पेड़ है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे ही वो काटा जाएगा और काटने के बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो जाता है, इसलिए पेड़ कटने के बाद चल संपत्ति में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए पेड़ की चोरी की जा सकती है। एक ये सवाल है। दूसरा यह है कि अक्सर ये भी पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो कोई भी कहेगा कि साहब मेरी प्रॉपर्टी की चोरी मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपने एक
घड़ी आपकी ख़राब हो गई और आपने उसको रिपेयर के लिए दी और आप मैकेनिक के पास गए बाद में कि साहब मेरी घड़ी ठीक हो गई, बोला हाँ साहब हो गई। और आपका इरादा उस घड़ी के उसको जो भी रिपेयरिंग चार्जेस है वो आप नहीं देना चाहते, उसको बेवकूफ़ बना के आप अपने पास ले जाना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं। इस बेईमानी पूर्वक कार्य को अंजाम देने के लिए आप उससे कहते हैं कि भैया मेरे को 2-4 नई पुरानी घड़ी दिखाना, मेरे को कुछ नई घड़ियाँ भी देखना है, और वो अपने शोकेस की तरफ मुड़ता है और कुछ घड़ियाँ आपको दिखाने के लिए निकालता है। इस दौरान वो घड़ी जो उसके आपने उसको बनाने को दी थी वो आप उठाते हैं और जैसे वो पीठ फेरता अपने जेब में रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा आपने अपनी खुद की घड़ी की चोरी की है, क्योंकि घड़ी पे एक फिजिकल पोजीशन किसका है, भौतिक कब्जा किसका है, मैकेनिक का, वो घड़ी बनाने वाले का। और वो जब तक रहता है जब तक कि आप उसको रिपेयरिंग चार्जेस नहीं दे देते। यहाँ पर आप रिपेयरिंग चार्जेस बचाने के लिए बेईमानी से उसका कब्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपने खुद की संपत्ति की चोरी की है। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये भी है कि क्या कोई व्यक्ति जिसको न्याय एक ट्रस्ट के रूप में या विश्वास करते हुए किसी को कोई संपत्ति दी है, उसकी वो चोरी कर सकता है? तो जवाब तो नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप मामलों में ये अपराध बनता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी बी को उसकी सारी कमाई देता है और वो उससे जेवर वगैरह सब खरीदती है, वाइफ की कोई पर्सनल इनकम नहीं है। अब जो वाइफ है वो सी नाम के आदमी से प्यार करती है और वो पति की कमाई में से कुछ रुपए उसको अक्सर देती रहती है, दे देती है। हस्बैंड की जानकारी में नहीं है ये बात। तो ये कहा जाएगा कि सी ने कोई अपराध किया, वो जो प्रेमी है उसने कोई अपराध किया या नहीं किया, लेकिन वाइफ ने जरूर चोरी का अपराध किया, क्योंकि उसने उसको ये रुपया पैसा या जो भी कीमती वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी वो उस पति ने विश्वास के रूप में दी और वो उसको दूसरे को दे रही उसकी सहमति के बिना। इस तरीके के अपराध आपको चोरी के रूप में मिल सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि दूसरा अपराध है एक्सटॉर्शन, उद्दापन। उद्दापन एक ऐसा अपराध है जब आप किसी व्यक्ति को या उससे संबंधित व्यक्ति को ये धमकी देते हैं कि अगर तूने ये नहीं किया या तूने मेरी संपत्ति मुझे नहीं दी तो मैं तुझे या तेरे इस संबंधित व्यक्ति को हानि पहुंचा दूंगा। जैसे एक आदमी कहता है कि भाई तेरा बच्चा मेरे कब्जे में है, 5 लाख रुपए दे, नहीं तो मैं किसको मार डालूंगा। तो ये उद्दापन हो गया। उद्दापन में वो सिर्फ कोई बच्चा या नगद राशि नहीं, वो वैल्यूएबल श्योरिटी मतलब मूल्यवान प्रतिभूति जिसको कि किसी भी नगद राशि में कन्वर्ट कराया जा सके वो भी प्राप्त कर सकता है। वो ये कहता है कि साहब मुझे ब्लैंक चेक दे दो, मुझे ये वसीयत कर दो, मेरे पास आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो, तो मैं तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे की जान छोड़ दूंगा। ये बातें आपको एक्सटॉर्शन में उद्दापन कहलाती है। ये उद्दापन का अपराध है, ये चोरी से ज़्यादा गंभीर अपराध है। इसके बाद आता है लूट, रॉबरी। तो रॉबरी है तो रॉबरी में या तो चोरी होती है या एक्सटॉर्शन होता है, यानी लूट और उद्दापन ही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चोरी और उद्दापन ही लूट है, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट ही रॉबरी है। कब? जब चोरी करते समय आप किसी व्यक्ति को धमकाते हैं या उसको तत्काल जान से मारने की धमकी देते हैं या उसको चोट कोई गंभीर ग्रीवियस हर्ट या सिंपल हर्ट पहुंचाते हैं, तब ये कहा जाएगा कि वो चोरी लूट है। इसी तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को उद्दापित करते हैं, उद्दापन से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और तत्काल उसको फेयर पैदा करते हैं कि सब अभी दे दें तो मैं तेरे को मार दूंगा, तो ये उद्दापन ही लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लूट करने के लिए कोई आदमी आया और आपने उसको देख लिया, उसने आपको और आपका बच्चा सामने से तोड़ता हुआ आया, उसने उसको गर्दन पे छुरी रख दिया, रिवॉल्वर कनपट्टी में लगाया कि साहब जो पैसा है अभी दे दे नहीं तो तेरे बच्चों को मार दूंगा। ये लूट है। लूट और एक्सटॉर्शन में, रॉबरी और एक्सटॉर्शन में यही अंतर है कि एक्सटॉर्शन में या उद्यापन में तत्काल डर उत्पन्न करने की स्थिति नहीं होती। अपराधी तत्काल पीड़ित को डर उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन लूट का अपराध उद्यापन में जब तत्काल सामने वाले व्यक्ति को या उससे संबंधित व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जाती है या मार दिया जाता है, तो ये उद्यापन ही लूट में कन्वर्ट हो जाता है, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी चोरी करते समय, चोरी के अपराध में आपने देखा कि किसी व्यक्ति की चल संपत्ति उसके कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से प्राप्त करना। अब जब आप चोरी करने एक आदमी किसी के घर में गया और वो चुपचाप उसके घर की तिजोरी का माल लेके जा रहा है और घर के मालिक की नींद खुल गई, उसने उसको रोका, उसने चाकू निकाला और घर के मालिक को छाती पड़ा दे, ले जान देने तो गोली मार दूंगा, चाकू मार दूंगा, बंदूक दिखा दे। ये अपराध चोरी है लेकिन चोरी है लेकिन लूट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से एक्सटॉर्शन और रॉबरी ही, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट ही रॉबरी है, सॉरी। और जब ये लूट का अपराध 5 से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं तो लूट को ही डकैती बोला जाता है। लूट ही डकैती।
इसमें आप देखेंगे 378 से लगा के 402 तक के जो भी सेक्शंस हैं, इसमें चोरी के लिए अलग पनिशमेंट है, चोरी के एक्सटॉर्शन के लिए अलग पनिशमेंट है, लूट के लिए अलग पनिशमेंट है, लूट की तैयारी के लिए अलग पनिशमेंट है, लूट के साथ या चोरी के साथ जब आप डकैती करते हैं तो किसी व्यक्ति को डराते धमकाते हैं और उसके लिए अलग पनिशमेंट है, किसी व्यक्ति को आप धारदार हथियार दिखाते हैं या उस किसी की जान चली जाती है, उसमें आप किसी को गंभीर रूप से चोट करते हैं, तो ये इन सब बातों के लिए आपको अलग अलग पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इन ऑल ये है कि बेसिक चीज़ अपराध यही 4 हैं: लूट, डकैती, उद्दापन और चोरी, लूट, डकैती, उद्दापन। ये बेसिकली 4 अपराध हैं इसमें। इसके अलावा चोरी के लिए डकैती के गैंग का सदस्य होना, डकैती की तैयारी करना, ये सारे अपराध एक अलग अलग है। लेकिन बेसिक जो 4 अपराध संपत्ति के विरुद्ध बताए गए हैं, उसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, ये 4 ही अपराध हैं। ठीक है सर। और ये मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों को सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।